तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इमेटिक्स के बारे में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इमेटिक्स हमारी सिंपली वो दवाएं होती हैं जो कि क्या कॉज करती हैं, वोमिटिंग, यानी कि इसकी वजह से हमें उल्टी वगैरह आती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई नॉर्मली तो कोई इंसान नहीं चाहेगा ना कि उसको उल्टी वगैरह है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल केस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि यहाँ पे जब यहाँ पे पॉइजनिंग वगैरह का केस हो जाता है, ठीक है, यानी किसी ने पॉइजन वगैरह ले लिया हो, ठीक है, माउथ के थ्रू, तो यहाँ पे जो पॉइजन है उसको उसकी बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि उसको उल्टी वगैरह हो। तो ऐसे टाइप के केस में हम लोग यहाँ पे अपने इमेटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये वोमिटिंग को कॉज करता है। अब यहाँ पे वोमिटिंग देखो होती क्या है, वोमिटिंग इज अ फोर्सफुल एक्सप्लोजन ऑफ द कंटेंट ऑफ स्टमक विया माउथ और समटाइम्स थ्रू नोज। यानी कि वोमिटिंग में होता क्या है कि हमारी जो भी स्टमक में जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, जैसे कोई भी फूड है या फिर कुछ भी आप लोगों ने जो खाया है, वो फोर्सफुली जो है बाहर आ जाता है, ठीक है, विया माउथ और समटाइम्स थ्रू नोज। यानी कि नॉर्मली तो मुंह के थ्रू ही होता है, ठीक है, उल्टी वगैरह हमें होती है तो मुंह से ही होती है, लेकिन कभी कभी जैसे जब बहुत ज़्यादा हो रहा हो ना तो थोड़ा बहुत नोज से भी होने लग जाती है। अब यहाँ पे इमेटिक्स क्या होता है, इमेटिक्स टेक्स अ वैल्यूएबल पार्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इमेटिक्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अलॉन्ग विथ पॉइजनिंग, ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज और एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, अब उसने जो है बहुत ज़्यादा दवा खा ली, या फिर उसने जो है कोई दवा खाई और उसकी बॉडी के अंदर जाके उसने जो है रिएक्शन वगैरह कर दी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि दवा का साइड इफेक्ट हो गया, तो रिएक्शन हो गई। तो उस टाइम भी हमें चाहिए कि उसकी वो जो दवा है वो उसकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, यानी कि उसकी बॉडी से बाहर आ जाए। तो उन सारे केस में भी हम लोग जो है अपनी एमेटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखो सिंपल है कि एमेटिक्स क्या करती है, उल्टी को कॉज करती है, यानी वोमिटिंग को कॉज करती है। यहाँ पे एमेटिक्स समटाइम्स आर ऑल्सो एडेड टू कफ प्रिपरेशंस इन लो डोजेस टू स्टिमुलेट फ्लो ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस, ठीक है। यानी कि एमेटिक्स को कभी कभी हम लोग अपने कफ सिरप यानी कि एक्सपेक्टोरेंट्स की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये करता क्या है, यहाँ पे देखो, ये हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, उसमें जो है एक ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स ही मारता है, ठीक है, यानी इसकी वजह से होता क्या है, हमारी जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो उसके अंदर से जो भी कंटेंट होता है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। तो कफ में भी यहाँ पे जो भी हमारा स्पुटम होता है, ठीक है, तो हमें चाहिए होता है कि वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाए, इसलिए कभी कभी हम लोग यहाँ पे इमेटिक्स को भी एज अ एक्सपेक्टोरेंट्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, वोमिटिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। यहाँ पे देखो इस चीज़ को थोड़ा समझना कि जो उल्टी है ना वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, यानी इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग जब चाहे तब वोमिट हो जाए, हमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जब उसको होना होता है तब होती है। अब यहाँ पे देखो ये होती कैसे है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि यहाँ पे ये जो इमेटिक्स है ये काम कैसे करता है। देखो हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे फार्माकोलॉजी का टॉपिक है जिसको आप लोग को आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे शॉर्टली समझते हैं। जैसे कि देखो, जो हमारा बॉडी होती है, तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन के पास हमारा होता है एक सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं वोमिटिंग सेंटर, ठीक है, वोमिटिंग सेंटर। और यहाँ पे इसके पास में होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मतलब इसी के अंदर हमारा ये वाला सेंटर होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इस वोमिटिंग सेंटर के पास में प्रेजेंट होते हैं हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन यानी कि CTZ इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, इस वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट मतलब आप कह सकते हो कि उसको थोड़ा सा जागृत कर देता है, ठीक है, एक्टिवेट कर देता है। और होता क्या है, जब ये वोमिटिंग सेंटर यहाँ पे स्टिमुलेट होता है यानी कि एक्टिवेट होता है, तो हमें जो है उल्टी वगैरह जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर होता है या फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, उसी के अंदर यहाँ पे हमारी वोमिटिंग का सारा मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारी इमेटिक्स है ये दो तरीके से काम करती है, ठीक है। यहाँ पे इमेटिक्स या तो क्या करती है कि डायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन लोकेटेड इन द एरिया ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा इन द ब्रेन। यानी कि ब्रेन के अंदर जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन है, इसको डायरेक्टली या तो स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है और हमें उल्टी वगैरह देखने को मिल जाती है, ठीक है। या फिर ये क्या करता है, और दे कैन एक्ट बाई कॉजिंग इरिटेशन इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी कि देखो, जो हमारा गैस्ट्रो GIT है, ठीक है, या तो वहाँ पे जो है इरिटेशन कॉज कर देती है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। तो इन दो तरीक़ों से हमारा इमेटिक्स जो है काम करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो कि हमारे सिलेबस में दे रखे हैं और इमेटिक्स की तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा यहाँ पे कॉपर सल्फेट,
ठीक है। तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है CuSO4 और ये यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 5H2O भी लिखा हुआ है। और मॉलिकुलर वेट की बात करें तो हमारा होता है 159.6 ग्राम पर मोल, ठीक है। और साइनोनेम होता है इसका यहाँ पे ब्लू विट्रॉल। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे अपने क्यूप्रिक कार्बोनेट को डाइल्यूट H2SO4 में डिजॉल्व करके प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि CuCO3 को H2SO4 में डिजॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है हमें देखने को मिल जाता है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये जो है हमें क्रिस्टलाइन ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स और या फिर पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये ऑर्डरलेस होता है, कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं होता है, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग समझ रहे हो कि हमारी जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जितने भी कंपाउंड हैं उसमें ज़्यादातर जो है उनकी जो है दो प्रॉपर्टी ज़्यादातर सेम है, ठीक है, कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं। तो मान लो अगर कभी एग्जाम में कोई कंपाउंड आ गया, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को नहीं याद आ रहा है बिल्कुल भी, तो मतलब आप इसको जरूर लिख देना, ठीक है। अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपका सही हो जाएगा, और अगर नहीं भी रही ना तो एग्जामिनर इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं देते जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये ना, छोड़ना मत कुछ। और ऐसे की बात करें तो यहाँ पे इसका ऐसे हम लोग जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन से परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर भी अगर आप लोगों ने आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री का लेक्चर देखा हो तो जो हमारा आयोडोमेट्री होता है, ठीक है, यहाँ पे उस वाले तरीके से हम लोग इसका ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एन एक्यूरेटली वेट क्वांटिटी ऑफ CuSO4 इज डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि वाटर में हम लोग यहाँ पे कॉपर सल्फेट को सबसे पहले डिजॉल्व कर लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। अब उसके बाद इसमें हम लोग यहाँ पे एक्सेस में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं और यहाँ पे एसिटिक एसिड को भी ऐड करते हैं ताकि जो हमारा सोल्यूशन है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड विथ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन यूजिंग स्टार्च सोल्यूशन एज एन इंडिकेटर। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने आयोडोमेट्री में देखा था कि यहाँ पे आयोडीन क्या होता है, बनता है, ठीक है, और जो आयोडीन बनता है हम लोग उसकी दोबारा से टाइट्रेशन कराते हैं, किससे, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन से, ठीक है। और यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, स्टार्च सोल्यूशन। अब आप लोग को पता है कि आयोडीन और स्टार्च मिलकर क्या बना लेते हैं, ब्लू कलर, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन जो है ब्लू कलर का हो जाता है। अब टाइट्रेशन जो है कंटिन्यू रहती है कब तक, जब तक ये ब्लू कलर यहाँ पे डिसअपियर ना हो जाए। तो देखो जो हमारा आयोडीन है वो स्टार्च सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर बना लेता है, ठीक है। देखो अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप हमारा आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री वाला लेक्चर देख लेना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये दोनों रिएक्ट करके ब्लू कलर बनाते हैं और जब सोल्यूशन का एंड पॉइंट आता है तो आयोडीन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये ब्लू कलर भी डिसअपियर हो जाता है। और यूजेस की बात करें तो यहाँ पे चूंकि हम लोग इमेटेक्स में पढ़ रहे हैं तो इमेटेक्स तो यूज होगा ही, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग जो है जर्मीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी यूज करते हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के बारे में, ठीक है। तो वैसे तो ये कंपाउंड बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, बट फिर भी आप लोग हो सके तो एक बार देख लेना। यहाँ पे इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C4H4NaKO6, ठीक है। मॉलिकुलर वेट होता है 210.158 ग्राम पर मोल। साइनोनिम होता है इसका यहाँ पे रॉकिलेस सॉल्ट। अब इसके प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होती है। यहाँ पे सिंपली जो हमारा सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम टार्ट्रेट के सस्पेंशन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं बाय बॉइलिंग, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। अब कूल होने के बाद क्या होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के क्रिस्टल यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये हमें जो है व्हाइट या फिर कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ऑर्डरलेस होता है, सैलाइन टेस्ट होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। और यूजेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे इमिडेक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी हम लोग जो है लैक्जेटिव की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में। और एफरवेसेंट पाउडर की प्रिपरेशन में भी हम लोग इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।